ठाकुर जी, अध्यक्ष जिला बार एसोसिएशन, धर्मेंद्र जोशी, सेल्स हेड, रतन बिजनेस हब। सबसे पहले हितेश ठाकुर जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, 3 बार जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष के रूप में आपने क्या चीजें हासिल करी और क्या हासिल करना चाहते हैं अभी? और सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और न्यूज़ 24 को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं, जो मध्य प्रदेश का भविष्य धार में आप ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं 3 बार जिला अभिभाषक संघ का अध्यक्ष रहा, अभी भी हूं, और मैंने क्या किया तो जो पहले था उसको बेहतर किया, जो नहीं था उसको कायम किया है। जैसे हमने एक लायर्स चैम्बर बिल्डिंग बनाई है जिला मुख्यालय पे, और उसमें 3 मंजिल की बिल्डिंग है ये, और उसमें करीब 53 चैम्बर्स हैं एडवोकेट्स के बैठकर काम करने के लिए। और हमने इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ना तो कोई सरकार से, न स्टेट गवर्नमेंट से या हाई कोर्ट से या स्टेट बार से या कोई सांसद विधायक निधि से, किसी से भी हमने कोई सहायता नहीं ली है, और स्वयं वकीलों के सहयोग से इस बिल्डिंग को हमने बनाया है। और उसमें करीब 150 से अधिक 200 लगभग लायर्स अभी बैठ के काम कर रहे हैं। हमने इतनी बड़ी पार्किंग बना रखी है कि सारे लायर्स की कारें वहाँ आसानी से सुव्यवस्थित खड़ी हो जाती है। हमारी लाइब्रेरी इतनी सुदृढ़ है कि वहाँ हर किताब आपको लॉ से संबंधित और अन्य मिल जाएंगी। हमारे यहाँ ई लाइब्रेरी भी है, कोई भी किताब रूलिंग वगैरह जो रूलिंग है ये हैं वो इमीडिएट मिल जाते हैं हमारे यहाँ। अच्छे पहले जब मैं बना तब बहुत सारी कमियाँ थी, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा, पर हमने बहुत अच्छा सुविधागृह, हमारे वकीलों के बैठने के लिए अच्छे शेड्स जिसमें लाइट, पंखे। आप जनरली जाते हैं जब दूसरे किसी जिला कोर्ट में जाते हैं तो आप वहाँ देखते होंगे, जैसे अपन इंदौर की बात कर लें तो इंदौर में जिला कोर्ट के पीछे अगर आप पार्किंग में जाएंगे तो कीचड़ में से छलांग लगाते हुए, कूदते फांदते हुए आदमी को जाना पड़ता है, और कई बार वहाँ भी जगह नहीं मिलती है, या वकीलों के बैठने की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं दूसरी जगहों पे। कोई वकील कैसे बैठा है, कहाँ टेबल लगी है, कोई झाड़ के नीचे बैठा है, कोई छतरी लगा के बैठा है। पर आप धार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि सभी वकील बहुत सम्मानजनक तरीके से जो चेम्बर्स में बैठ रहे हैं उनके अलावा भी हमने बहुत अच्छे शेड्स बनाए हैं। हमारे बार रूम सब एयर कंडीशनड है, हमारा सभा कक्ष एयर कंडीशनड है, हमारी लाइब्रेरी एयर कंडीशनड है। हमने सब कुछ जो बेहतर हो सकता था वो सब किया है, और अभी भी हम कर रहे हैं। अभी हमको हाई कोर्ट से अनुमति मिल गई है, हम इसी बिल्डिंग के ऊपर 2 मंजिल और बना रहे हैं। 36 चेम्बर्स अभी इसी महीने में उनकी शुरुआत हो जाएगी। और हमारा भविष्य में अभिभाषकों के लिए एक कॉलोनी बनाने का भी विचार है, और उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। काफ़ी कुछ तैयारियां हो गई हैं। सर, इसके साथ ही अगर हम बात करें वकील की सुरक्षा पर, वकील जब केस लड़ता है और अपराधी को सजा हो जाती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक वकील में भी एक डर होता है। हमने देखा है कि कई वकीलों के साथ में पहले भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो सुरक्षा को लेकर सर किस तरीके की मांग बार एसोसिएशन यहाँ पर करेगा? जी, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग तो ऑल ओवर इंडिया में चली रही है। समय समय पे हमने भी उसके लिए हड़ताल मतलब कार्य से विरत भी रहे हैं, ज्ञापन भी दिए हैं। पर उसके अलावा हमने लोकल लेवल पे एक व्यवस्था कायम की है, और वो ये है कि हमने एक प्रस्ताव पारित किया हुआ है कि अगर किसी भी वकील के साथ कोई आपराधिक कृत्य कारित करता है, कोई घटना कारित होती है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, तो सबसे पहले तो ये है कि उसकी तरफ से कोई भी वकील दूसरा अपेयर नहीं होता है। जी। पुलिस में तो प्रकरण वगैरह जो भी दर्ज करना है, जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो होती हैं। पर अगर ऐसा कई बार हुआ भी है कि अगर किसी वकील ने यहाँ जिला न्यायालय में किसी वकील से विवाद किया, किसी व्यक्ति ने, किसी पक्षकार ने, किसी अन्य व्यक्ति ने आके कोई झगड़ा किया, तो उसको बाद में वकील उपलब्ध नहीं हुआ कि, और छोटी छोटी धाराओं में भी उसको जमानत कराने के लिए महीनों लग गए जी। तो ये इस तरह से एक हम अपनी एकता, एकजुटता बना के रखते हैं, और सही गलत का ध्यान भी रखते हैं कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे वकीलों को गलत ठहराया जा सर, जो प्रोटेक्शन एक्ट है जी सर, ये लागू होता है तो किस तरीके से वकीलों को यहाँ फायदा पहुँचेगा? और क्या लगता है कि जो लड़ाई पूरे देश भर में वकील लड़ रहे हैं,
कितनी ये लड़ाई सफल हो जाएगी और इस पर क्या उम्मीद है आपको कि कभी ये हो पाएगा लागू? नहीं, बिल्कुल हो पाएगा। देखिए, अगर देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और देश आज़ाद जी। हो गया तो ये तो बहुत अपने ही देश में एक कानून लागू करवाने की बात है, और वकील उसके लिए एक बड़ा वो है। वकीलों का आपको पता ही होगा कि जब देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसमें सबसे ज़्यादा वकील थे, और जब पहली 1952 में जो पहली पार्लियामेंट बनी तो उसमें आधे से ज़्यादा वकील थे। तो और आज भी आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोग वकील हैं। कानून बनाना और कानून बनवाने के लिए सुझाव देना ये वकीलों का काम है, और इसके लिए एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अगर जब बन जाएगा तो आप देखेंगे भाई होता क्या है कि जो एडवोकेट्स हैं वो केवल हमेशा फरियादी की तरफ से नहीं होते हैं, जी। वो आरोपी की तरफ से भी होते हैं, बिल्कुल। पर कभी कभी फरियादी की तरफ से भी होते हैं। आज कई लोग जीपी एजीपी वगैरह बनते हैं, और वो बनते हैं और वो लोग फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से लड़ते हैं। अब ऐसे में आरोपी को लग सकता है कि भाई ये इसकी वजह से मेरे को सज़ा हो गई है या इनने क्या है, तो वो एक तरह का काफ़ी ग्रीवेंसफुल कार्य उनका वो हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट रहेगा तो उसके माध्यम से कड़े कानून के डर से अपराधी वकीलों पे कोई एकदम से आपराधिक कृत्य करने में या इस तरह की कोई कार्रवाई करने में सोचेंगे और जी। थोड़ी सी कमी आएगी। धर्मेंद्र जोशी जी, रतन बिजनेस हब विकसित करने के पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? और सर ये रतन बिजनेस हब क्या है सर, ये थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए। न्यूज़ 24 का इतना शानदार कार्यक्रम के लिए मेरे हृदय तल से धन्यवाद प्रेषित करता हूं। अपने दर्शकों और आमजन के लिए निश्चित रूप से यह कार्यक्रम एक सही दिशा निर्देश का काम करेगा। मेरे को पैनलिस्ट हितेश ठाकुर साहब का भी हृदय तल से स्वागत है। रतन बिजनेस हब न तो कोई एक परियोजना है न कोई एक प्रोजेक्ट है, ये निश्चित रूप से एक काफ़ी सर्वे के बाद निकली हुई एक संकल्पना है। मेरा ऐसा मानना रहा है और सभी लोगों का ये मानना रहा है, चाहे आज आप कोई सा भी विकसित शहर देख लो, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, कोई सा भी विकसित शहर देखते हैं तो उस शहर की जो आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधि रहती है वो उस शहर को प्रगति पथ पे ले जाने के लिए एक सशक्त माध्यम होती है। आज कोई भी शहर यदि तरक्की कर रहा है तो वो वहाँ की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधि के लिए के कारण ही आगे तरक्की करता है। नए रोजगार का सृजन होता है, नए व्यवसायों की उत्पत्ति होती है। आज हमारा जो धार शहर है गांव से तो काफ़ी पहले ही बाहर आ चुका है, लेकिन एक शहरी वेशभूषा में अभी तक शामिल नहीं हो पाया है। तो कई सारी ऐसी विशेषताएं, ऐसी सुविधाएं जो थी, जो धार शहर के लिए, धार को शहर बनाने के लिए अति आवश्यक थी। तो जब इतना शानदार जगह बाजार के बीचों बीच, क्योंकि दूसरी जगह अब है नहीं, मुख्य बाजार के बीचों बीच जब इतनी बड़ी जगह, एक 85,000 वर्ग फीट की जगह यदि हमें किसी को मिलती है तो उसका दायित्व और बढ़ जाता है। तो जब हमारे कंपनी की जो ऑनर हैं, जो एक विजनरी व्यक्तित्व हैं, जिनका आज मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अनेक प्रदेशों में समाज के लिए देने में एक अच्छा नाम सामने उभर कर आ रहा है, तो माननीय श्री रमनवीर अरोड़ा साहब ने जब ये देखा कि जब यह जमीन हमें शहर के बीचों बीच मिली है तो इसमें हम क्या ऐसी चीज लेकर आए जो धार को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए एक नई दिशा यहाँ लोगों को मिले, तो उसके लिए बाकायदा हमारी एक 12 लोगों की, समर्पित लोगों की टीम बनाई गई और पूरे धार का सर्वे किया गया। एक सभी बुद्धिजीवी वर्ग को उसमें शामिल किया गया, व्यवसायियों को शामिल किया गया, डॉक्टर, इंजीनियर्स और आम जन से राय ली गई। तब हमने ये पाया कि यह इतनी शहर के बीचों बीच व्यापारिक क्षेत्र की जो जगह है, इसमें एक ऐसी संकल्पना का विकास किया जाए जिसकी जरूरत है, जिसकी कमी धार के निवासी बरसों से महसूस कर रहे थे। उस कमी को पूर्ण करने के लिए वो इंदौर चले जाते हैं या किसी और बड़े शहर में चले जाते हैं। तो उसी कमी को पूर्ण करने के लिए, उसी सोच के साथ और धार के रहवासियों को कुछ देने की सोच के साथ ये रतन बिजनेस हब की संकल्पना का निर्माण हुआ।
इसने आकार लिया और आज ये साकार रूप में आपके सामने दिखने लगी है। सभी वर्गों को कुछ ना कुछ मिलेगा कि सिर्फ बड़े वर्ग के हाथ कुछ हाथ? चूंकि मैंने बताया कि जैसे जमीन ऐसी लोकेशन पर स्थित थी कि उस लोकेशन के आसपास जब हमने व्यावसायिक प्रॉपर्टीज के मूल्य देखे एक सर्वे के दौरान, तो मूल्य काफी ऊंची कीमतों के थे। तो निश्चित रूप से जब यहाँ पर हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के थ्रू अप्रूव कराकर जब एक व्यावसायिक नक्शा पास कराया, तो जो व्यावसायिक प्लॉट निकले उनकी कीमतें यहाँ की सोच के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा थी। जब ये पूरी परिकल्पना आकार ले लेगी तब ये कीमत बहुत कम लगेगी। तो हमने जब ये देखा कि जो खास लोग थे वो तो जो है उस प्लॉट के मालिक बनते जा रहे थे, बन भी गए, उनका पंजीयन भी हो गया, वो उसके आजीवन मालिक भी बन गए और आज उनका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि इस मुख्य बाजार में हमारी भी व्यावसायिक सहभागिता मिले, तो उनके लिए हमने एक ऐसे बिजनेस कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य शुरू किए हैं जिसमें 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख की जिनकी बजट है वो लोग भी अपनी व्यावसायिक प्रतिष्ठान यहां पर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये धार शहर का पहला ओपन एयर मॉल रहेगा। यानी कि मॉल में मिलने वाली सुविधाएं जैसे सिनेमा है, रेस्टोरेंट है, जिम है और कैफे है, जो एक बड़े मॉल के अंदर रहती है, वो सारी सुविधाएं यहां पर दी जाएंगी। कॉम्प्लेक्स पूरा वातानुकूलित रहेगा, सेंट्रली एयर कूल्ड सिस्टम रहेगा, जो अभी तक बड़े शहरों में देखने को मिलता था। यह पहली बार ऐसा हो रहा है धार के इतिहास में कि यह यहाँ पर ये धार में ये परिकल्पना आकार ले रही है। तो इसके कारण से जो छोटे व्यापारी हैं जिनका बजट 15 लाख 20 लाख है, वो भी इसमें अपनी व्यावसायिक सहभागिता कर पा रहे हैं। यानी आम और खास सभी आपके साथ? आम और खास सभी हमारे साथ है और हम सभी के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि धार में आम लोग भी हैं, खास लोग भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, तो हमें सभी के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर करना था। तो उसी सोच के साथ इस परिकल्पना को यहाँ पर आकार दिया जा रहा है। हितेश जी, बार एसोसिएशन के अलावा किस किस पद पर आप रहे हैं और क्या कुछ आपने अभी तक काम किए हैं यहाँ पर? मैं छात्र जीवन से ही समाज सेवा और राजनीति से जुड़ा रहा हूँ जी। और मैं विचारधारा से कांग्रेस पार्टी का समर्थक रहा हूँ, इसलिए जी। मैं एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का शहर अध्यक्ष जिलाध्यक्ष रहा, सेवा दल का जिलाध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस का कार्यवाहक अध्यक्ष रहा, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रदेश में भी कई पदों पे रहा। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का मैं अतिरिक्त प्रदेश अध्यक्ष रहा 10 साल तक। और पार्टी संगठन के तहत जो जो काम करना चाहिए वो भी किए और डेवलपमेंट के लिए जो करना चाहिए वो भी मैंने किया। जैसे धार में रेलवे तो अब आने की प्रक्रिया चल रही है, पर मैंने सन 2000 के आसपास ही जब जैसे कंप्यूटरीकृत किया रेलवे को, वैसे ही मैंने रेल राज्य मंत्री थे दिग्विजय सिंह समता पार्टी के, वो मांडव आए थे, तो हमने उनसे मिलकर कहा कि भाई धार के लोगों को रिजर्वेशन के लिए बहुत तकलीफ होती है, आप रिजर्वेशन कार्यालय धार में खोल दें। और उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी से लिखवाइए। हमने उनसे मिले, लिखाया और तब से धार में एक कंप्यूटरीकृत रेलवे रिजर्वेशन कार्यालय हमारे यहाँ कोर्ट परिसर में ही चलता है, कलेक्ट्रेट परिसर में। ऐसे जब मैं इसमें रहा, BSNL के एडवाइजरी कमेटी में रहा, तो उस समय हमने BTS लगे, ये लगे, वो काम भी किया। या जहाँ भी रिन्यूएबल एनर्जी में हम रहे तो उस समय पवन चक्कियाँ स्थापित हों, ये हों, जो जब जहाँ मौका मिला मेरा उद्देश्य कार्य करने का रहा और वो मैंने किया। लंबे समय से आप भारत कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, करीब 3 दशक से ज्यादा हो गए। जी बिल्कुल, 3 दशक। 3 हर बार आपका नाम चलता है, सुनने में आया है धार विधानसभा को लेकर आखिरी समय पे गौतम परिवार ले जाता है। कभी पीछे हो पाएगा ये परिवार के हर बार चूक ही हासिल होगी? अब ये तो पार्टी का निर्णय होता है, पर वो एक शेर है ना कि न जाने किसके मुकद्दर में वो लिखा होगा, मगर ये सच है कि उम्मीदवार मैं भी रहा हूँ। तो उम्मीदवारी के लिए नाम चलता है, कोशिश करते हैं कि अवसर मिल जाए तो कुछ कर सकें धार के लिए, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत नहीं रहा। कोई मेरे जैसे थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो जब मैंने राजनीति शुरू की थी 30-35 साल पहले, तब ज़्यादातर लोग राजनीति में
समाज सेवा के लिए होते थे, वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस नहीं होते थे। और वो उनका उद्देश्य होता था कि वो उनका प्रोफेशन तो अलग होता था, पर वो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा जैसा करते आपका थे। है कि प्रोफेशन अलग है तो और राजनीति अलग। पर अब क्या हो गया है कि ज़्यादातर लोग उसमें लोगों ने पॉलिटिक्स को ही प्रोफेशन बना लिया है। पर मेरा प्रोफेशन शुरू से वकालत रहा है और एकमात्र रहा है। कोई मेरे लाइसेंस, ठेके, परमिट, खदान, ये वो सब दूसरे वो नहीं है। और समाज सेवा के लिए आए हैं तो टिकट मिले तो भी, ना मिले तो भी काम करना कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और रहेगा। धार वो जिला है जहां पर कांग्रेस 2018 में भी बहुत बेहतर करा, 2030 में ये कह सकते हैं कि पिछली बार की तुलना में 2018 की तुलना में आधी सीट रह जाती है। उसके बावजूद भी धार जिले से करीब 4 सीट जीतते हैं आप लोग, लेकिन धार शहर बार बार हार रहे हैं। इसके 5 पीछे सीट, इसके 5 सीट 2018 में जीते थे आप लोग, अभी भी 23 में भी 5 सीट। 5 सीटें जीते, ठीक है। लेकिन धार शहर बार बार हार रहे हैं आप लोग, इसके पीछे का कारण क्या समझते हो? गुटिया राजनीति, क्योंकि एक तरफ तोमर परिवार, दूसरी तरफ गौतम परिवार, फिर आप, फिर उमंग सिंगार का अलग ग्रुप, फिर दूसरे नेता अलग, तमाम नेता। देखिए, मैं इस बात से तो एग्री करूंगा कि थोड़ी बहुत गुटबाजी राजनीति में होती है, सभी दलों में है। परंतु हार का जो मेरे हिसाब से मुख्य कारण होता है वो 2-3 चीज़ें होती हैं। उसमें एक मतलब तत्कालीन परिस्थितियां, तत्कालीन घटनाक्रम तो होते ही हैं, परंतु एक मुख्य कारण होता है, वो होता है उम्मीदवार की छवि। और उम्मीदवार की छवि के आधार पर जो वोट मिलते हैं वो पार्टी को मिलने वाले वोट के अतिरिक्त होते हैं। और शायद हम धार विधानसभा में इस मामले में पिछले कुछ चुनावों से पिछड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा और भी कारण रहे होंगे। धर्मेंद्र जी, अत्याधुनिक मार्केट आप बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो शॉप हैं या जो शोरूम्स हैं उनकी कीमतें भी कहीं ज़्यादा होंगी। निश्चित रूप से इतनी आधुनिक सुविधाओं के साथ में यदि हम कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाकर देंगे जी, और वो भी मालिकाना हक के साथ देंगे, 100% लीगल, रेरा अप्रूव्ड, वो भी शहर के बीचों बीच, कीमतें उसकी ज़्यादा होना चाहिए थी। जी, इसकी कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी जब ये परिकल्पना पूर्ण रूप से साकार रूप ले लेगी। लेकिन उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वह कीमत यदि आज हम रखते हैं तो वह कीमत मार्केट में धार में चलेगी नहीं, क्योंकि धार में यह परिकल्पना पहली बार विकसित हो रही है। ऐसी परिकल्पना को विकसित करने के लिए, ऐसे मुख्य बाजार को विकसित करने के लिए ना कभी किसी ने हौसला किया और ना कभी इतनी अच्छी प्राइम लोकेशन की जगह मिली। इस मुख्य बाजार को बनाने के लिए भी बहुत हिम्मत का काम करना पड़ता है, पहले पैसा लगाना पड़ता है और कीमतें बहुत ही संयमित रखना पड़ती है। आज हमने संयमित कीमत रखी, हमारी टैग लाइन है सबसे सस्ती भी और सबसे शानदार भी। तो जो दुकानें हम बना रहे हैं उसकी हमने काफी रीजनेबल कॉस्ट रखी है और उसी के कारण से आज हमें मार्केट से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। हर वर्ग के, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, चाहे वो व्यवसायी हो या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हों, वो अपने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से आप जानते हैं आजकल नौकरी मिलना इतना आसान नहीं रहा है, तो हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहता है। कहीं ना कहीं पर वो यह मन में इच्छा रखता है कि मेरा स्वयं का कोई व्यवसाय हो, लेकिन व्यवसाय करने के लिए व्यावसायिक प्रतिष्ठान जरूरी है और प्राइम लोकेशन पर जरूरी है और उस पर फुटफॉल्स जरूरी है कि वहां पर ग्राहक आए। तो हम ये मुख्य बाजार बना रहे हैं, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट के साथ में हम दुकानें लोगों को मुहैया करा रहे हैं, तमाम आधुनिक और मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ में, जो कि शहरों में अभी तक मिला करती थी। यहां पर हमने जब करने का सोचा तो हमें यही सुझाव आए थे कि यार ये चलेगा नहीं यहां पर, लेकिन क्योंकि इस तरह की सोच यहां पर धार में अभी निर्मित नहीं हुई है। अब यहाँ एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन हमने पूरा सेंट्रलाइज एयर कूल्ड बिजनेस कॉम्प्लेक्स की जब कल्पना करी तो उसको पूरा वातानुकूलित किया। दूसरा, उसमें फुटफॉल्स ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसलिए उसमें सिनेमा, रेस्टोरेंट, जिम और क्रिकेट टर्फ, ये सारी सुविधाएं रखी, जिसके कारण से वहां पर फुटफॉल्स बढ़े। तो हमने बहुत ही संयमित कीमत में अभी चीजों को स्टार्ट किया है। इसी और पेमेंट प्लान के ऑप्शंस भी हमने काफी इजी रखे हैं। तो उसी वही कारण है जिसके कारण से
हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिसाद मार्केट से मिल रहा है और हम काफ़ी सारे दुकानें और हमारे प्रतिष्ठान बुक कर चुके हैं, कुछ एक और अभी बचे हैं। सर देखा गया अक्सर अमूमन यही होता है कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, इस तरीके का अत्याधुनिक प्रोजेक्ट आता है, तो बिल्डरों की नज़र सबसे पहले होती है उसके ऊपर। इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उसको 2 गुना दामों पर बाद में बेचा जाता है। तो क्या सर इसके अंदर ऐसे लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जो रीसेल करेंगे, या फिर आपने कोई पॉलिसी ऐसी बनाई है कि जो दुकान संचालक है या जो मालिक होगा सिर्फ वही लेगा, जो खरीद रहा है वही संचालन करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं चाहता था कि आप मुझसे ये प्रश्न करें, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे निवेशक हमसे जुड़ते हैं। रियल एस्टेट बिना निवेशकों के चलता नहीं है, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को करने वाला व्यक्ति कब तक अपने पास से पैसे लगाएगा, तो निश्चित रूप से निवेशक आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर निवेशकों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस बाजार को वर्किंग में लाना है, ऑपरेशनल करना है। यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉपर्टी हम नहीं रखना चाहते जो खरीद के और निवेश करके रख दे और वो पड़ी रहे और उसका कोई उपयोग नहीं हो। ऐसे निवेशक कभी कोई आते हैं तो हम उनके साथ भागीदार बनकर और उस पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण करके उसको ऑपरेशनल करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और यह कार्य हम कर भी रहे हैं। कुछ निवेशक आए थे, उन निवेशकों ने वहाँ निवेश किया, हमने उनकी प्रॉपर्टी पर निर्माण करने के लिए आगे रह के हमने पहल करी, और आज उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन के तैयार हो चुके हैं। और आज या तो वो किराए से लगते जा रहे हैं या वो स्वयं वहां पर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आगे आ रहे हैं। अधिकतर ऐसे ही लोगों ने वहां पर, क्योंकि ऐसे मुख्य बाजार में कौन प्रॉपर्टी लेकर पटक कर रखना चाहेगा, जबकि वहां पर फुटफॉल्स पूरे वर्ष भर बड़ी मात्रा में होने वाले हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि ये जगह ऐसी है कि हमने स्वयं ने यहाँ पर हमारे जब लैंड पर स्वदेशी मेला का आयोजन हुआ, हमने एक ऑटोमोबाइल ट्रेड फेयर का आयोजन किया, तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर आए। बस स्टैंड पास में है, घोड़ा चौपाटी पास में है, बड़े मेडिकल हब्स पास में है। इसके कारण से ये एक व्यस्ततम व्यावसायिक क्षेत्र है, प्राइम लोकेशन है। हम ये बोलते हैं कि धार का हृदय स्थल है, तो यहाँ पर लोगों के आने में जरा भी संकोच नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, कहीं पर भी मतलब ट्रैफिक का कंजम्पशन नहीं होना है। तो इस कारण से यहाँ पर फुटफॉल्स बड़ी संख्या में है। तो 100% जो हमारे कंपनी के जो ऑनर हैं मिस्टर रमनवीर जी अरोरा साहब, तो उनकी सोच और संकल्पना है कि यह धार का एक ऐसा मुख्य बाजार साबित होगा जिसकी जरूरत वर्षों से यहाँ पर महसूस की जा रही थी। कब तक ये पूरा हो जाएगा? लगभग लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी हम लोगों को साल भर भी नहीं हुआ है सारी परमिशन आके और वर्किंग को करते हुए, लेकिन हम हमारे प्रगति से बिल्कुल संतुष्ट हैं। पहले से हो चुकी है जी, अभी शुरुआत हुई, बुकिंग हो चुकी है लगभग हमारी काफी कुछ बुकिंग्स हो चुकी हैं, हमारे प्लॉट्स लगभग खत्म हो चुके हैं, कुछ 5-7 प्लॉट और बचे हुए हैं। अभी हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो कि हम शहर को एक समर्पित करना चाहते हैं, रतन बिजनेस हब, जो कि एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बिजनेस कॉम्प्लेक्स, जिसको मॉल कॉन्सेप्ट पर हमने डेवलप किया है, तो उसकी शॉप्स की बुकिंग करना जो है हमारा उद्देश्य है। तो उसी दिशा में हम लोग अभी प्रयासरत हैं। धन्यवाद धर्मेंद्र जोशी जी और हितेश ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ धन्यवाद, के लिए। थैंक यू। और मोमेंटो प्रदान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे एमपी सेल्स हेड अनुज तिवारी जी और राकेश चतुर्वेदी जी को, वो आए और मोमेंटो प्रदान करें। लगातार कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और मध्य प्रदेश का भविष्य धार से ये जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश का भविष्य जिस तरीके से यहाँ पर बताया है कि जो बड़ा एक अत्याधुनिक मॉल जो बनने जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं धार का जो भविष्य वो जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है, और धार के अंदर इन्वेस्टर्स जो हैं वो जरूर आने वाले समय में और नजर आएंगे। जिस तरीके से लगातार इन्वेस्ट जो है वो धार में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं धार जो है वो लगातार प्रगति के पथ पर है। आने वाले समय में इंदौर से भी कांधे से कांधा मिलाकर धार जो है वो नज़र आने वाला है, और पास ही पीतमपुर है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कलेक्टर साहब ने बताया था कि आने वाले समय में स्थानीय रोजगार जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा।